जब मुझे अपना सालाना $6,800 का बोनस मिला, उस वक्त मैं हमारे 120 सबसे बड़े पार्टनर्स के हेड्स के साथ डिनर कर रहा था। जब उन सबको पता चला कि मैं जो उनकी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, उसे इतना छोटा सा बोनस मिला है, तो टेबल पर माहौल काफी अजीब हो गया। वहीं दूसरी तरफ मेरे कोलीग्स ग्रुप चैट में जमकर मस्ती कर रहे थे, क्योंकि उन्हें $1,50,000 के बोनस मिले थे। वो लोग अपनी अमीरी दिखा रहे थे। मैंने चैन से अपना डिनर खत्म किया। बस 7 दिन बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। मैंने बिना किसी हड़बड़ी के नौकरी छोड़ दी। मेरे बॉस की चीखें फोन के पार से लगभग फटती हुई सुनाई दे रही थीं। क्यों? क्या हुआ? उन सब ने अपने निवेश वापस ले लिए, मेरे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से 7 दिन पहले। वो डिनर ग्रैंड सेंट्रल प्लाजा होटल में हुआ था। वहां जो लोग बैठे थे वो अनोवा नेटवर्क्स के 90% रेवेन्यू को कंट्रोल करते हैं। वो 120 पार्टनर कंपनियों के हेड्स थे। मैं वो शख्स हूं जो इन सभी 120 रिलेशनशिप्स को मेंटेन करता हूं। मैंने अपना ग्लास उठाया और बिना किसी झिझक के टेबल्स के बीच से गुजरता हुआ हर जाने पहचाने एग्जीक्यूटिव से बातें करने लगा। उनमें से कई लोग मेरे साथ मेरे पहले साल से काम कर रहे थे। हमारा रिश्ता एक सामान्य बिजनेस पार्टनरशिप से काफी ऊपर निकल चुका था। एक मशहूर ग्रुप के प्रोक्योरमेंट डायरेक्टर मिस्टर चेन ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर बेहद सच्चे लहजे में कहा, विक्टर, तुम्हें अगले साल हमारा नया प्रोजेक्ट हैंडल करना ही होगा। मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है। मैंने जवाब दिया, आपका बिजनेस मेरी प्राथमिकता है। तभी अचानक मेरी जेब में रखा फोन जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। मैंने बहाना बनाकर वॉशरूम जाने की बात कही। हॉलवे के एक शांत कोने में मैंने कंपनी का ग्रुप चैट खोला। वहां तो सेलिब्रेशन का माहौल था। रेड पैकेट्स की बाढ़ आई हुई थी। थैंक यू मिस्टर मार्कस, मेरा 1,50,000 का बोनस आ गया। अगले साल और ऊंचाइयों को छुएंगे। ये बोल रही थी सारा। वो मेरी कोलीग है। उसका काम है मेरी रिपोर्ट्स को अरेंज करना और फिर उन पर अपना नाम लगा लेना। मुझे भी 1,50,000 मिले। अनोवा नेटवर्क इस साल कमाल है, बिना मेहनत किए भी इनाम। वो 1,50,000 के बोनस स्क्रीनशॉट मेरे चेहरे पर थप्पड़ की तरह लग रहे थे। चुपचाप मैंने बिना कोई भाव दिखाए उन चमकदार लाल नोटिफिकेशंस को स्क्रॉल किया और अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप खोला। वहां एक नया ट्रांसफर रिकॉर्ड इंतजार कर रहा था। अमाउंट $6,800। एक भी धन्यवाद का शब्द नहीं, बस एक ठंडा गोल नंबर, जैसे किसी इंटर्न की मेहनत के लिए छोटा सा टिप। मैंने उस नंबर को 10 सेकंड तक घूरा। न गुस्सा न निराशा। मेरे दिल की आखिरी उम्मीद की चिंगारी पूरी तरह बुझ चुकी थी। अब सिर्फ शून्य ठंडी राख बची थी। मेन टेबल का माहौल अभी भी जिंदा दिल था। मैंने अपनी प्रोफेशनल मुस्कान वापस लगाई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरे बगल में बैठा आर्थर किसी के साथ ग्लास टकरा रहा था। उसकी कोहनी गलती से मेरे फोन से टकरा गई। मैंने सहजता से स्क्रीन टैप करके फोन रखने की कोशिश की, लेकिन वो $6,800 का आंकड़ा उसकी नजरों में पड़ गया। आर्थर की भौएं लगभग अनजाने में तन गई। उसने अपना ग्लास रखा और बेहद सामान्य लहजे में पूछा, विक्टर, तुम्हारी कंपनी ने इस साल इतना अच्छा किया है, ईयर एंड बोनस तो काफी अच्छा मिला होगा, है ना? तुम्हारे कोलीग्स तो ग्रुप चैट में बहुत खुश दिख रहे थे। मैंने शांति से उसकी आंखों में देखा और एक ही नंबर बोला, $6,800। शोरगुल वाली मेन टेबल पर एकदम सन्नाटा छा गया। बस 1 सेकंड में हर आवाज गायब। आसपास के सभी बॉस ने वो नंबर सुन लिया था। उनके चेहरे देखने लायक थे। पहले सदमा, फिर पूर्ण अविश्वास और आखिर में गुस्से से भरी समझ। वो सब चालाक बिजनेसमैन थे। जो शख्स उन्हें 24 घंटे सर्विस देता था, जो उनके बिजनेस की जान थी, उसे सिर्फ 6,800 मिले। और वो ऑफिस के कर्मचारी जिन्हें वो जानते तक नहीं थे, कमा रहे थे 1,50,000। मतलब साफ था, माहौल भारी और तनावपूर्ण हो गया। लेकिन मैं ऐसे अभिनय कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने अपना ग्लास उठाया और उस सन्नाटे में खड़े होकर उन्हें एक विनम्र मुस्कान दी। इस पिछले साल के सपोर्ट के लिए आप सबका शुक्रिया। ये टोस्ट आपके नाम। मैं पी जाऊंगा, बाकी आप जैसे चाहें। मैंने एक ही बार में ग्लास खाली कर दिया। जलता हुआ लिक्विड मेरे गले को झुलसा रहा था, जैसे सालों से दबी थकान को जला रहा हो। मैंने खुद ही पहल करके बात को अगले साल के मार्केट प्लान पर शिफ्ट कर दिया। मेरी प्रोफेशनलिज्म ने डिनर को वापस पटरी पर ला दिया। क्लाइंट्स एक दूसरे को देख रहे थे, उनकी आंखों में सहानुभूति थी। आखिरकार डिनर जल्दबाजी में खत्म हुआ। मेहमान उठने लगे। आर्थर आखिरी बाहर निकला। मेरे पास से गुजरते हुए वो रुक गया। उसने अपनी अनुभवी आंखों से मुझे गहराई से देखा और केवल मुझे सुनाई देने वाली आवाज में कहा, विक्टर, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है। अगर कोई प्लान हो तो मुझसे संपर्क करना। मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद आर्थर। आखिरी मेहमान के जाने के बाद मैं अकेला अपने खाली घर लौट आया। हमेशा की तरह काम के ईमेल चेक करने के लिए लैपटॉप नहीं खोला, बल्कि खुद के लिए एक कप चाय बनाई। न गुस्सा था, न उदासी। जब आप किसी चीज से पूरी तरह उम्मीद खो देते हैं तो भावनाएं एक बेकार की विलासिता बन जाती हैं। मैंने लैपटॉप खोला, लेकिन काम के लिए नहीं, एक नया डॉक्यूमेंट बनाया।
टाइटल था हैंडओवर लिस्ट। मैंने सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ लिखना शुरू किया, हर काम की प्रोसेस, हर क्लाइंट की जानकारी, हर प्रोजेक्ट का फ्रेमवर्क। मेरा दिमाग डरावने ढंग से साफ था। फिर मैंने दीवार पर लगे कैलेंडर को देखा। एक तारीख पर लाल घेरा बना था, 7 दिन बाद की। उसके बगल में लिखा था कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी। मेरी निगाहें शांत और मजबूत थीं, जैसे कोई जनरल लॉन्च बटन दबाने वाला हो। आखिर में मैंने फ़ोन खोला और एक हेड हंटर को ढूंढा, जिसे मैंने 1 महीने पहले ऐड किया था। उसने पूछा था कि क्या मैं जॉब स्विच करने का सोच रहा हूँ। मैंने जवाब दिया था, सब कुछ स्थिर है। वो मैसेज डिलीट कर दिया और नया रिप्लाई टाइप किया, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में 6 दिन बाकी। मैं ऑफिस पहुंचा, हवा में उत्साह था, सबके चेहरे खिले हुए थे बड़ा बोनस मिलने के बाद। लोग यूरोप ट्रिप या नई कार खरीदने की बहस कर रहे थे। सारा ने बिल्कुल नई चमकदार लाल हील्स पहनी थी। उसके हाथ में एक लग्जरी बैग था जिसका डिजाइनर लोगो बेहद बड़ा और चकाचौंध करने वाला था। वो मेरे पास से गुजरी और जानबूझकर मेरी डेस्क के कोने पर रुक गई। उसने आवाज ऊंची करके शिकायत करते हुए कहा, मैंने कल ये बैग इंपल्स में खरीद लिया, कुछ खास अच्छा भी नहीं है। विक्टर, तुम्हें क्या लगता है? मैंने ऊपर तक नहीं देखा, स्क्रीन पर हैंड ओवर डॉक्यूमेंट्स पर फोकस था। ठंडे लहजे में बोला, ठीक है। सारा की मुस्कान जम गई। उसने तुरंत दूसरों से कहा, सुनो सब, इस साल की सफलता पर सेलिब्रेट करने के लिए आज मैं आफ्टरनून टी दे रही हूं, जो मन करे ऑर्डर करो। पूरे ऑफिस में तालियां और चीयरिंग गूंज गईं। सारा के चारों तरफ भीड़ जमा हो गई, सब फोन पर अपने ऑर्डर देने में मस्त थे। हर तरफ हंसी थी। छोटा सा ऑफिस बाजार जैसा शोरगुलमला हो गया था। किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं कि मुझे क्या चाहिए। मैं अदृश्य था, इस सेलिब्रेशन से पूरी तरह बाहर। दोपहर 3 बजे मार्कस, बॉस, अपनी पहचान वाली बियर बैली के साथ अंदर आया। उसका चेहरा दमक रहा था। उसने ताली बजाई, सब चुप हो गए और उसे श्रद्धा से देखने लगे। इस साल हमारी कंपनी ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। ये सब यहाँ मौजूद हर किसी की मेहनत का नतीजा है। उसकी आवाज़ ऊंची और गूंजने वाली थी। उसकी नज़र सारा और दूसरे हाई बोनस पाने वाले एम्प्लॉयज़ पर गई। चेहरे पर एक मंजूर करने वाली मुस्कान थी। मैंने हमेशा कहा है, अनोवा नेटवर्क उन लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करता जो मेहनत करते हैं। जब तक तुम मेहनत करोगे, कंपनी तुम्हें देखेगी। मुझे उम्मीद है कि अगले साल भी सब ऐसे ही मेहनत करोगे। चलो बोनस डबल करते हैं। वो भावुक होकर ये झूठे वादे कर रहा था, लेकिन उसकी चालाक आंखें जैसे किसी साजिश के तहत मेरी तरफ देखने से पूरी तरह बच रही थीं। जैसे मैं, वो शख्स जो 90% बिजनेस लाता है, उन मेहनतकश लोगों में शामिल ही नहीं था। स्पीच खत्म करने के बाद मार्कस ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। मैं शांति से उठा और उसके पीछे पीछे ऑफिस के अंदर गया। दरवाज़ा बंद किया। मार्कस की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने गंभीर और सच्चा चेहरा बनाते हुए कहा, विक्टर, इस साल की स्थिति को ज़्यादा दिमाग में मत लगाओ। मुझे पता है तुमने बहुत योगदान दिया है। कंपनी तुम्हारी मेहनत को मानती है। मैंने अपना पानी का ग्लास पकड़ा और चुपचाप उसका नाटक देखता रहा। लेकिन तुम्हें समझना होगा, तुम्हारी सफलता ज़्यादातर कंपनी के प्लेटफॉर्म के कारण है। अनोवा नेटवर्क के नाम के बिना वो बड़े क्लाइंट्स तुम्हें जानते तक नहीं। सारा और दूसरे, हो सकता है तुम जितना स्किल्ड ना हो, लेकिन वो इंटरनल कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट में बहुत मेहनत करते हैं। उसने अपने पुराने हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए, लगातार मुझे ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। उसने कहा, मेरा बोनस इस साल थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ये कई फैक्टर्स पर बेस्ड है। वो बोला, तुम अभी जवान हो, लॉन्ग टर्म देखो। अगले साल भी यही गति रही तो मैं वादा करता हूं तुम्हारा बोनस सबसे बड़ा होगा। मैंने सही मात्रा में आभार और आज्ञाकारिता के साथ सिर हिलाया। समझ गया, मैं मेहनत करता रहूंगा। मार्कस साफ तौर पर मेरे सहयोग से खुश था। उसे लगा कि ये काम करने वाला घोड़ा पूरी तरह काबू में है। मैं ऑफिस से बाहर निकला। ब्रेक रूम से आवाज़ें आ रही थीं। सारा और कुछ कोलीग्स दबी जुबान में हंसी मजाक कर रहे थे। मैं बिना भाव के उनके पास से गुजरा और अपनी डेस्क पर लौट आया। उनके बुरे शब्द अब मक्खियों के भनभनाने जैसे थे, जो मुझे परेशान नहीं करते थे। मैंने एक एन्क्रिप्टेड फोल्डर खोला। उसके अंदर 50 पेज का एक डॉक्यूमेंट था। टाइटल था कोर क्लाइंट रिलेशंस मैनुअल। इस मैनुअल में सिर्फ कॉन्टैक्ट इन्फो और कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं थे, बल्कि कॉम्प्लेक्स ऑफिस पॉलिटिक्स और हर डिसीजन मेकर की पर्सनल पसंद नापसंद का ब्यौरा था। ये मेरे सालों की मेहनत का नतीजा था, इन 120 क्लाइंट्स की असली जीवन रेखा। मैंने शांति से उस कोर डेटा को एन्क्रिप्ट किया और अपने प्राइवेट क्लाउड पर अपलोड कर दिया। काम खत्म करते ही मुझे लगा जैसे मेरे कंधों से एक भारी बोझ उतर गया। तभी मार्कस अपने ऑफिस से बाहर निकला। उसने घोषणा की कि आप सबके लिए अच्छी खबर है, हमें एक और नया प्रोजेक्ट मिला है। क्लाइंट ने खास तौर पर हमारी बेस्ट टीम मांगी है। विक्टर, ये प्रोजेक्ट तुम्हारे ऊपर है। सबकी निगाहें मुझ पर थीं, उनमें जलन और द्वेष था। मैंने मार्कस के अहंकारी चेहरे की तरफ देखा और पहली बार उसे सीधे मना कर दिया। मेरा कॉन्ट्रैक्ट 6 दिन में खत्म हो रहा है। मैं इस प्रोजेक्ट की निरंतरता की गारंटी नहीं दे सकता। मैं ये क्लाइंट के फायदे के लिए कह रहा हूँ। पूरे ऑफिस में सन्नाटा दौड़ गया। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में 5 दिन बाकी। ये शांति एक बेतहाशा फोन कॉल से टूटी। ये हमारे सबसे बड़े और पुराने क्लाइंट एपेक्स ग्रुप का था। उनका सिस्टम क्रैश हो गया था। पूरी प्रोडक्शन लाइन ठप पड़ गई थी। टेक्निकल सपोर्ट 2 घंटे से रिसर्च कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। नॉमिनल कॉन्टैक्ट पर्सन सारा एपेक्स ग्रुप के सीटीओ से डांट खा रही थी। वो उसे फोन पर नोच रहे थे। वो बस इतना कह पा रही थी, हम काम कर रहे हैं। उसके पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था।
आखिरकार एपेक्स ग्रुप ने सीधा मार्कस को फोन मिलाया। कॉल करने वाले की आवाज बर्फीली थी। उसने अल्टीमेटम दिया, मांग की कि मैं ये हैंडल करूं। कहा कि अगर 2 घंटे में ठीक नहीं हुआ तो वे पार्टनरशिप खत्म कर देंगे और कंपनी पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच का केस करेंगे। मार्कस का चेहरा सफेद पड़ गया। एपेक्स ग्रुप के ऑर्डर्स कंपनी के सालाना रेवेन्यू का लगभग 20% थे। उन्हें खोना शरीर का कोई अंग खोने जैसा था। वो पसीने से तरबतर हो गया। घबराहट में उसने अपना अहंकार एक तरफ रखा। वो मेरी डेस्क तक दौड़ता हुआ आया। उसका लहजा पहले से कहीं ज्यादा विनम्र था। विक्टर, एपेक्स ग्रुप का सिस्टम खराब हो गया है, तुम्हें तुरंत ठीक करना होगा। पूरा ऑफिस ये देख रहा था। सबके चेहरे के भाव जटिल थे। मैंने कोई शर्त नहीं रखी, कोई नखरा नहीं किया, बस चुपचाप अपना नोटबुक बंद किया और हेडफोन लगाकर एपेक्स के सर्वर से रिमोट कनेक्ट हो गया। ऑफिस के अंदर मार्कस और टेक्नीशियन मेरे पीछे इकट्ठा हो गए। वो सांस लेने से भी डर रहे थे। सारा बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसमें भद्दापन आ गया था। उसकी आंखों से द्वेष टपक रहा था। स्क्रीन पर कोड की लाइनें तेजी से स्क्रॉल हो रही थीं। सिस्टम के अपने गहरे ज्ञान, 5 साल के मेंटेनेंस एक्सपीरियंस और आखिरी सिस्टम अपग्रेड के दौरान की गई भविष्यवाणी, जहां मैंने संभावित कमजोरियां पहले ही भांप ली थीं, के दम पर मैंने तुरंत समस्या की जड़ ढूंढ ली। टेक्निकल स्टाफ को सिस्टम आर्किटेक्चर समझ नहीं आ रहा था। वो समस्या ही नहीं ढूंढ पा रहे थे। मेरे हाथ कीबोर्ड पर तेजी से दौड़ रहे थे। कोड मॉडिफाई किया, सर्विसेज रीस्टार्ट की, कैश क्लियर किया। मेरी एक्टिंग में कोई रुकावट नहीं थी। 1 घंटे बाद मैंने हेडफोन उतारे और मार्कस से कहा, ठीक हो गया। लगभग तुरंत ही मेरा फोन बजा। एपेक्स ग्रुप का सीटीओ खुद कॉल कर रहा था। विक्टर, थैंक यू सो मच, तुमने जान बचा ली। प्रोडक्शन लाइन वापस चालू हो गई। उसकी आवाज में राहत थी। फिर उसका लहजा बदला। उसने संकेत भरे शब्दों में कहा, देखो यार, सच कहूं तो तुम्हारे जैसा टैलेंट अनोवा नेटवर्क जैसी जगह पर बेकार है। वो कंपनी तुम्हारे काबिल नहीं है। मैं बस मुस्कुराया। संकट खत्म होने के बाद मार्कस ने राहत की सांस ली, लेकिन वो मुझे एहसानमंद नजरों से नहीं देख रहा था, बल्कि उसकी आंखों में डर और द्वेष था। उसे एहसास हो गया था कि ये कर्मचारी, जिसे वो कभी इतनी आसानी से हेरफेर कर लेता था, अब उसके काबू से बाहर स्किल्स रखता था। ये देखकर सारा तुरंत मार्कस के करीब आ गई। उसने उसके कान में जहर घोलना शुरू कर दिया। मार्कस सर, क्या आपको नहीं लगता कि उसने जानबूझकर ऐसा किया? हो सकता है वो कंपनी को बंधक बनाकर आपसे डील करवाना चाहता हो। उसकी बातें मार्कस के मन में पहले से चल रहे विचारों पर पानी फेर रही थी। उसे ये मानना ज्यादा पसंद था कि उसके कर्मचारी तोड़फोड़ कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो अपने निर्णय की गलती माने। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में शक बढ़ता जा रहा था। मुझे उनके विचारों से कोई मतलब नहीं था। संकट खत्म हो गया था। मेरा काम पूरा था। मैंने एक डॉक्यूमेंट प्रिंट किया, मार्कस की डेस्क पर रख दिया। मार्कस सर, ये मेरी हैंडओवर लिस्ट है, कृपया इसे देखें और कोई और नियुक्त करें। मार्कस ने लिस्ट उठाकर पलटी। उसमें सिर्फ 120 क्लाइंट्स के नाम, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और पब्लिक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन था। जहां तक कोर डिटेल्स का सवाल था, जो पर्सनल एक्सपीरियंस और रिलेशनशिप्स पर बनी चीजें थीं, कोर क्लाइंट रिलेशंस मैनुअल, नेटवर्क मैप्स और कम्युनिकेशन टिप्स, वो सब गायब थे। ये एक प्रोसीजर के हिसाब से परफेक्ट लिस्ट थी, लेकिन प्रैक्टिस में पूरी तरह बेकार। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से कुछ दिन पहले मार्कस ने आखिरकार सारा को मेरा काम संभालने के लिए नियुक्त कर दिया। ये उसका अहंकार दिखाने का तरीका था। वो दिखाना चाहता था कि मेरा सबसे अहम काम उसकी चहेती सारा भी आसानी से कर सकती है। सारा ने वो खाली लिस्ट ऐसे पकड़ रखी थी जैसे कोई शाही फरमान हो। वो मेरे सामने अकड़ कर बैठ गई। विक्टर, एक एक करके सब बताओ। हर क्लाइंट की स्पेसिफिक आदतें क्या है, उन्हें क्या सुनना पसंद है। उसका लहजा काम के हैंडओवर जैसा नहीं, बल्कि पूछताछ जैसा था। मैंने लिस्ट खोली और पहले क्लाइंट की तरफ इशारा किया। एपेक्स ग्रुप के प्रोक्योरमेंट डायरेक्टर आर्थर, फोन नंबर 139666888। ये सब पब्लिक कंपनी इन्फॉर्मेशन है। कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स यहाँ है। स्पेशल रिक्वायरमेंट्स अपेंडिक्स 3 में है। सब कुछ स्टैंडर्ड और डॉक्यूमेंटेड है। रुको, ये कौन सुनना चाहता है? मुझे अनरिटन रूल्स चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स में नहीं है। उसे किस ब्रांड की चाय पसंद है, उसके साथ डिनर करते वक्त किन बातों का ध्यान रखूं। मैंने शांति से उसकी तरफ देखा और कहा, मेरा हैंडओवर सिर्फ इस लिस्ट में लिखी चीजों तक सीमित है, जो स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन कंपनी की संपत्ति है। जहां तक आर्थर के साथ मेरी पर्सनल दोस्ती और मेरे पर्सनल कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस की बात है, वो मेरे हैं, वो हैंडओवर का हिस्सा नहीं है। सारा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम सहयोग नहीं कर रहे हो विक्टर, मत समझो कि तुम जा रहे हो तो कुछ खास हो। उसकी आवाज तेज हो गई, जो शांत ऑफिस में चुभने वाली थी। वो अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और उसे देखने लगा। पहली बार सबके सामने सीधा आक्रामक रुख दिखाया। मेरे हैंडओवर डॉक्यूमेंट्स का कौन सा हिस्सा तुम्हें समझ नहीं आया, या फिर क्या तुम्हारी स्किल्स इतनी कम हैं कि ये बेसिक क्लाइंट फाइल्स भी तुम्हारी समझ से बाहर हैं? इस बात ने सारा की अक्षमता पर सीधा वार किया। उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। वो एक शब्द का जवाब नहीं दे पाई। कॉलीग्स में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग सारा को बेवकूफ बनते देख खुश हो रहे थे, क्योंकि वो हमेशा तानाशाह की तरह रहती थी और आखिरकार उसे मुंह की खानी पड़ी। वहीं दूसरों को लगा कि विक्टर बहुत अहंकारी हो रहा है, क्योंकि वो जा रहा है तो बॉस की चहेती के साथ ऐसा कर रहा है। जैसे जैसे हालात बेकाबू हो रहे थे, मार्कस को अपने ऑफिस से बाहर आना पड़ा। बस करो, हम सब कॉलीग हैं, शांति से बात करो। उसने गला साफ किया और मेरी तरफ ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, विक्टर, थोड़ा उदार बनो। सारा अपना काम कर रही है, बस अपना थोड़ा अनुभव उसके साथ शेयर कर दो। ये सब कंपनी के भले के लिए है। मैंने मार्कस के पाखंडी चेहरे को देखा। मुझे हंसी आ रही थी।
मार्कस, अनुभव केवल प्रैक्टिकल काम से ही आता है। अगर उसे इतने सरल क्लाइंट रिलेशंस के लिए भी मेरी मदद चाहिए तो मैं सुझाव दूंगा कि कंपनी ये रीइवैल्यूएट करे कि क्या वो इस रोल के लायक भी है। मेरे शब्द तीखे तीर की तरह थे जिसने सारा का अहंकार चीर दिया। मार्कस का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। ऑफिस में खामोशी छा गई। उसी जमे हुए माहौल में मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने चेक किया, आर्थर का मैसेज था। उसने एक खूबसूरत ई ऑफर भेजा था जो एक ऐसी नई कंपनी से था जिसका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था। पोजीशन थी सीनियर पार्टनर। सैलरी और बेनिफिट्स अविश्वसनीय थे। ये एक ऐसा ऑफर था जिसे मैं ठुकरा नहीं सकता था। मैंने फोन लॉक किया और ऊपर देखा। मार्कस की ठंडी निगाहों का सामना किया। मुझे अपने अंदर एक अपरिचित सी राहत महसूस हुई। मैंने ये झमेला खत्म कर दिया। अब मेरे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में एक दिन बाकी है। अनोवा नेटवर्क में मेरा आखिरी दिन था। मैंने सुबह अपनी डेस्क साफ करने में बिताई। सारी पर्सनल चीज़ें एक बॉक्स में पैक की। सारी पर्सनल फाइल्स डिलीट कर दी। कंपनी के कंप्यूटर और फ़ोन के अलावा डेस्क बिल्कुल खाली थी, जैसे मैं कभी था ही नहीं। कॉलीग्स छोटे छोटे समूहों में खड़े होकर नकली मीठी बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में मेरे रुकने की कोई इच्छा नहीं थी। वो बस मेरे पतन का इंतजार कर रहे थे। उनके हिसाब से कंपनी के प्लेटफॉर्म के बिना मेरे जैसा टेक गीक बेकार है। समाज मुझे सबक सिखाएगा और मुझे अनोवा छोड़ने का पछतावा होगा। सारा ने अपनी घृणा छिपाने की कोशिश भी नहीं की। वो बाहें चढ़ाए व्यंग्यात्मक स्वर में बोली, अरे वाह, कोई बड़ा आदमी बन गया है। अनोवा नेटवर्क जैसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा जो तुम्हारी गलतियों को छुपाए, तब पता चलेगा कि तुम कितने बड़े आदमी हो। मैं बस मुस्कुराया और आखिरी फाइल डिलीट कर दी। दोपहर में मार्कस ने मुझे आखिरी बातचीत के लिए बुलाया। अपनी बड़ी एग्जीक्यूटिव कुर्सी पर बैठे हुए उसने मुझसे ऊपर वाले लहजे में कहा, विक्टर, हालांकि हाल के दिनों में तुम्हारा व्यवहार अनप्रोफेशनल रहा है, मैं तुम्हारे सालों के काम को देखते हुए कोई गिला नहीं रखूंगा। हमारे दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। बेशक तब तुम्हारी सैलरी पर फिर से बातचीत करनी पड़ेगी। उसे लगा जैसे वो बेहद उदारता दिखा रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा और विनम्रता से मुस्कुराया। धीरे से बोला, मार्कस, मुझे उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद भी तुम मुस्कुराते रहोगे। शाम 5:30 जाने का समय हो गया था। मैंने अपना बॉक्स उठाया। आखिरी बार फिंगरप्रिंट स्कैनर पर हाथ रखा। किसी को अलविदा नहीं कहा। एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। सहानुभूति, उपहास और उदासीन निगाहों से गुजरते हुए मैं शांति से उस जगह से बाहर निकल गया जहां मैंने अपनी जवानी के साल लगा दिए थे। उसी वक्त चेयरमैन के ऑफिस में मार्कस का फोन बजता रहता था। सैकड़ों कंपनियां अनोवा नेटवर्क के साथ पार्टनरशिप खत्म करना चाहती थीं। उन्हें बेहतर टर्म्स ऑफर करने पर भी वे मानने को तैयार नहीं थे। एक ही वजह थी, मेरा रिजाइन करना। मार्कस घबरा गया। उसने फोन इतनी जोर से पकड़ा कि स्क्रीन गार्ड फट गया। जल्दी करो, विक्टर को वापस मेरे पास ले आओ। नौकरी छोड़ने की पहली सुबह मैं अलार्म से नहीं बल्कि बाहर चिड़ियों की चहचहाट से उठा। साधारण स्पोर्ट्स वेयर पहनकर मैं नीचे पार्क में जॉगिंग करने चला गया। वो क्यूबिकल जहां हमेशा साजिशें होती थीं, अब हवा भी कितनी ताज़ा लग रही थी। झील में अपना प्रतिबिंब देखकर मुझे नौकरी छूटने की चिंता नहीं हो रही थी, बल्कि मैं एक अजीब सी शांति और नियंत्रण का एहसास कर रहा था। मेरी जेब में फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मैंने निकाल कर देखा, एक ग्रुप से मैसेज था। हालांकि मैं मेन कंपनी ग्रुप से बाहर था, लेकिन टेक डिपार्टमेंट के एक व्यक्ति ने मुझे प्राइवेट मैसेज भेजा था। विक्टर, क्या तुम सच में चले गए? एपेक्स ग्रुप आज फिर से प्रोग्रेस पूछ रहा है। सारा गुस्से में ऑफिस में ग्लास फेंक रही है। मार्कस का चेहरा कोयले जैसा काला है। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया। एक ठंडी मुस्कान मेरे होंठों पर खेल गई। मैं अनोवा नेटवर्क की स्ट्रक्चर अच्छे से जानता था। ये रेत पर बनी गगनचुंबी इमारत थी और मैं उसकी सबसे अहम नींव था। अपने आप को हटाकर मैं अपने साथ सिर्फ तकनीक नहीं ले जा रहा था। उस वक्त अनोवा नेटवर्क का ऑफिस पूरी तरह अस्त व्यस्त होगा। सारा मेरी पुरानी डेस्क पर बैठी क्लाइंट्स की मांगों की लंबी लिस्ट देख रही होगी। वो जो पहले सिर्फ पेपर साइन करती थी और बोनस लेती थी, अब उन मुश्किल मांगों के सामने वो कोड की पहली लाइन भी समझ नहीं पा रही होगी। ये क्या बकवास है? क्या विक्टर ने जानबूझकर कुछ छुपाया है? ये इंटरफेस कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? उसके बगल वाला तकनीशियन सहम गया। उसने धीरे से समझाया, ये वो कंपैटिबिलिटी लॉजिक थी जो विक्टर ने एपेक्स ग्रुप के पुराने सिस्टम के लिए खास लिखी थी। वो डॉक्यूमेंटेशन में नहीं थी, सब उसके दिमाग में था। मैं एक बेंच पर बैठा दूर सूर्यास्त देख रहा था। मार्कस, ये तो शुरुआत है। मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगा कि कैसे तुम्हारा तथाकथित प्लेटफॉर्म अपने असली केंद्र के बिना टुकड़े टुकड़े हो जाता है। मैंने एक हेडहंटर की इंडस्ट्री रिपोर्ट पलटी। अचानक फोन बजा। एक परिचित नंबर स्क्रीन पर चमका। मैंने 30 सेकंड तक बजने दिया, फिर धीरे से उठाया। विक्टर, घर पर आराम कैसा चल रहा है? तुम इतने अचानक चले गए, फेयरवेल डिनर का भी मौका नहीं मिला। आप बहुत दयालु हैं मार्कस, मुझे लगता है अभी सब ठीक है, शांति है। लाइन पर कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर मार्कस की भारी सांसें सुनाई दी। वो शिकायत वाली कॉल्स में डूबा होगा। असल में अकाउंटिंग से गलती हो गई थी, मैंने उन्हें डांटा है। देखो, मैं खुद तुम्हें 100,000 का बोनस देता हूँ, सीनियर डायरेक्टर पदोन्नत करता हूँ। क्या कहते हो? 100,000 बोनस और सीनियर डायरेक्टर का पद मेरी तरफ से।
उसके खोखले वादे सुनकर मुझे सिर्फ घृणा हुई। अगर एपेक्स ग्रुप और दूसरे बड़े क्लाइंट्स ने निवेश वापस लेने की धमकी नहीं दी होती तो वो ये फ़ोन कभी नहीं करता। फ़ोन रखने के बाद मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया तुरंत। वो सोचता है मैं वो सस्ता लेबर हूं जो हड्डी के लिए पूंछ हिलाता है। सालों के धैर्य से मैंने उसका लालच और अदूरदर्शिता देख ली थी। बाहर रात गहराती जा रही थी। मैंने एक नई फाइल का नाम रखा सेट सेल। मैं सिर्फ छोड़कर नहीं जा रहा, मैं अपनी हर उस चीज़ को ले जा रहा हूं जो मेरी है और अनोवा नेटवर्क को एक खोखला ढांचा बनाकर छोड़ दूंगा। रिजाइन किए हुए 5 दिन बाद एपेक्स ग्रुप के आर्थर ने मुझे चाय पर बुलाया। वो बेहद चालाक इंसान है। वो अनोवा में मेरा सबसे मूल्यवान पार्टनर था। कमरे में चाय की खुशबू थी। उसने मुझे एक बुद्धिमान और जानकार निगाह से देखा। अनोवा नेटवर्क पूरी तरह बिखर रहा है। मार्कस कल अपनी टीम लेकर आया था, घंटों बातें करता रहा, कोई ठोस प्लान नहीं बना पाया। सारा तो बस मीठी मीठी बातें करने आई थी। वो आगे बढ़ा, उसका लहजा गंभीर हो गया। सच कहूं, एपेक्स ग्रुप को सिर्फ तुम पर भरोसा है। तुम्हारे बिना अनोवा नेटवर्क के साथ काम करना हमें सुरक्षित नहीं लगता। मैंने लीगल से कह दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन की प्रोसेस शुरू कर दें। मैंने चाय की चुस्की ली। कोई हैरानी नहीं दिखाई। सब कुछ मेरी उम्मीद के मुताबिक हो रहा था। विक्टर, क्या तुम अपना खुद का बिजनेस शुरू करने में रुचि रखते हो? मैं तुम्हें एपेक्स ग्रुप का पहला कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। ये एक भारी वादा था, लेकिन मैं जानता था कि अभी सही समय नहीं था। मार्कस जैसा आदमी जब तक ठोकर न खाए, दर्द महसूस न करे, वो कभी नहीं समझेगा कि पछतावा किसे कहते हैं। तुम्हारी दयालुता के लिए शुक्रिया आर्थर। मैं कुछ समय के लिए शांत रहने की सोच रहा हूँ। मुझे अपने दिमाग को साफ करना है और विचारों को व्यवस्थित करना है। तुम सबसे पहले हो जिसे मैं फ़ोन करूंगा। चाय की दुकान से बाहर निकलते हुए रात की हवा ठंडी थी। मैंने पीछे मुड़कर सीबीडी को अंधेरे में डूबते देखा। मेरे दिमाग में पहले से एक बड़ी योजना थी। मेरा लक्ष्य सिर्फ दूसरी कंपनी में काम करना नहीं था, बल्कि ऐसे नियम बनाने थे जो तकनीक और प्रतिभा का सही सम्मान करें। इस सप्ताह अनोवा नेटवर्क का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। हालांकि मैं वहां नहीं था, लेकिन वो 150 के बोनस लेने वाले तथाकथित मेहनती लोग जो नतीजे नहीं दे पा रहे थे, आपस में दोषारोपण करने लगे थे। नॉमिनल मैनेजर सारा सबके गुस्से का निशाना बन गई। सारा, तुमने ये सब साइन किए थे। अब ये लॉजिक काम नहीं करता। तुम हमें यहाँ रोज नहीं फंसा सकती। तो क्या हुआ अगर मैंने साइन किए? क्या मैंने तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जो विक्टर छोड़ गया था? तुम सब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, फिर भी उसके शौकिया कोड को नहीं समझते। ये बहसें रोज होती थीं। मार्कस अपने ऑफिस में छुप कर बैठता, बाहर आने की हिम्मत जुटा नहीं पाता। उसने सोचा था कि सारा को प्रमोट करके वो स्थिति को संभाल लेगा, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि ऑफिस पॉलिटिक्स के अलावा उसमें किसी तकनीकी संकट को सुलझाने की कोई क्षमता नहीं थी। उस वक्त मार्कस अपनी डेस्क पर पड़े कई सख्त लीगल नोटिसों को देखकर अंदर ही अंदर घबरा रहा था। एपेक्स ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहता था। 2 और कोर पार्टनर भी हिचकिचा रहे थे। उसने सालों में जो प्रतिष्ठा बनाई थी वो ढह रही थी। सब कुछ सिर्फ मेरे जाने से बिखर रहा था। सारा, तुमने तो कहा था कि विक्टर के बिना भी हम चलेंगे। सारा डेस्क के सामने खड़ी थी। उसका सिर झुका था। उसका पूर्व अहंकार गायब हो गया था। उसे एहसास हो गया था कि विक्टर, जिसका वो मजाक उड़ाती थी और जिसे वो तुच्छ समझती थी, वो असल में अहम था। विक्टर, क्यों ना हम कोई बहाना बनाकर उस पर ट्रेड सीक्रेट्स चुराने का केस कर दें, उसे मजबूर करें। उसकी आंखों में द्वेष था, लेकिन ज्यादातर लाचारी थी। वो जानता था अगर उसने ये कदम उठाया तो फिर पीछे मुड़ना मुश्किल होगा। इधर मैं अपने घर कंप्यूटर के सामने बैठा था। मार्केट डेटा दिखा रहा था कि कंपनी की वैल्यू गिर रही है और मैं उन्हें अंधेरे में और गहरा धंसते देख रहा था। ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट के आधिकारिक रूप से खत्म होने का पहला सप्ताह था। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी तरह व्यवस्थित कर ली थी। दीवारें नए प्रोजेक्ट्स की ब्लूप्रिंट से पटी थीं। मैंने इस हफ्ते 3 हेड हंटर्स को मना कर दिया था। मार्कस के दर्जनों माफीनामे भी अनदेखा कर दिए थे। मैं इंतजार कर रहा था उस मौके का जब मैं अनोवा को पूरी तरह खत्म कर दूं। मेरा फोन बजा। आर्थर का वॉइस मैसेज था। उसकी आवाज में घबराहट थी। विक्टर, मार्कस पागल हो गया है। उसने इंडस्ट्री ग्रुप में एक अनाउंसमेंट पोस्ट कर दी है कि तुमने कंपनी की कोर टेक्नोलॉजी चुराई है। वो दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर रहा है, लेकिन उन मूल पेटेंट ड्राफ्ट्स को असल में किसके पास है? मैंने शांति से एक एन्क्रिप्टेड फोल्डर खोला। अंदर कोर टेक ब्रेक थ्रू थे, R&D लॉग्स जो मैंने अपने पहले साल से बनाना शुरू कर दिए थे। हर कोर ब्रेक थ्रू के पास डिटेल्ड टाइम स्टैम्प और ओरिजिनल कोड रिकॉर्ड था। मार्कस लीगल खेल खेलना चाहता है तो मैं उसके साथ पूरी तरह खेलूंगा। उसी दोपहर में डाउनटाउन एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर के दरवाजे पर पहुंचा। आर्थर ने पहले से ही सब इंतजाम कर दिया था। जगह बड़ी नहीं थी, लेकिन मेरे पहले कदम के लिए काफी थी। आज से ये है अज्योर टेक। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर नीचे व्यस्त सड़कों को देख रहा था। मुझे पता था कि मार्कस की ब्लैकलिस्ट जल्द ही मजाक बन जाएगी जब अनोवा से ठगे गए क्लाइंट मुझे वापस आते देखेंगे। वे सबसे स्मार्ट चुनाव करेंगे। इधर अनोवा नेटवर्क अपने अंतिम पागलपन में खोया हुआ था। मार्कस और सारा को लगा कि उनके पास दांव है, लेकिन उन्हें एहसास नहीं था कि वो सीधे उस कब्र में जा रहे हैं जो मैंने उनके लिए खोदी थी। मार्कस की ब्लैकलिस्ट इंडस्ट्री में ठंडी हवा की तरह फैल गई थी। मैं अपनी नई किराए की डेस्क पर बैठा कुछ हेड हंटर्स के माफीनामे पढ़ रहा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा।
वे विनम्र थे, लेकिन बात साफ थी। मार्कस ने एसोसिएशन और अनोवा को बैक करने वाली कंपनियों के जरिए अपना असर दिखाया था। मैंने इन बचकानी हरकतों की उम्मीद कर ली थी। मैं नए सिस्टम की लॉजिक बनाने में जुटा था। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। ये बैनी था, वो जो पहले टेक में मेरे अंडर काम करता था। विक्टर, मार्कस हमें मजबूर कर रहा है कि हम तुम्हारी जगह लें। असफल रहे तो टीम का बोनस कट जाएगा। अब बर्दाश्त नहीं होता। बैठो। क्या तुमने रिजाइन कर दिया? क्या मार्कस ने तुम्हें परेशान किया? बैनी ने सिर हिलाया। उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा, सब डर में जी रहे हैं। सारा दोष बचाने के लिए रोज चेक करती है कि किसी का मुझसे कांटेक्ट तो नहीं है। विक्टर, अगर तुम्हें किसी की जरूरत है तो मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं। मेरे दिल में गर्माहट आई। मार्कस सोचता है कि ताकत से मेरा करियर खत्म कर सकता है, लेकिन वो एक बात भूल गया कि डर के जरिए वफादारी नहीं खरीदी जा सकती। मैं तुम्हें वेतन दूंगा, पहले से भी ज्यादा, लेकिन पहले हमें उसके इंडस्ट्री बैन से निपटना होगा। मैंने कंप्यूटर खोला और एक पुराने टेक फोरम में लॉगिन किया। वहां मैं सिर्फ विक्टर नहीं हूं, मैं एक टॉप एक्सपर्ट हूं जिसके हजारों फॉलोअर्स हैं। मार्कस मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद करना चाहता है। मैं उसे दिखाऊंगा कि असली दबदबा कैसा होता है। बेरोजगार हुए 10 दिन बाद अचानक सारा का फोन आया। उसका लहजा हैरानी से नरम था। उसने मिलने की इच्छा जताई, कंपनी की तरफ से माफी मांगना चाहती थी। मुझे पता था ये जाल है, लेकिन मैं गया। मैं देखना चाहता था कि मार्कस की क्या साजिश है और सारा के पास क्या दांव बचे हैं। प्राइवेट डिनर रूम में सारा ने अपनी पूरी भड़कीली शक्ल में आकर मेरी बाह पकड़ने की कोशिश की। विक्टर, मैं पहले इमैच्योर थी, मुझे माफ कर दो। मार्कस ने कहा, जैसे ही तुम उस सिस्टम के लिए फॉर्मल टेक्निकल लाइसेंस प्रोवाइड कर दोगे, हमारा सहयोग फिर से शुरू हो जाएगा। कंपनी तुम्हें कंसल्टिंग फीस भी देगी। क्या तुम खुद भी इस बात पर यकीन करती हो? ये मेरी पर्सनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था। सारा की मुस्कान जम गई, उसकी नजरें भगदी हो गईं। उसने अपने बैग से एक रिकॉर्डिंग पेन निकाला और मेज पर पटक दिया। विक्टर, ये सीधा रास्ता मत लो। मार्कस ने पहले से एक्सपर्ट्स हायर कर रखे हैं। अगर तुम आज नहीं माने तो हम तुम पर केस करेंगे कि तुमने जाने से पहले वायरस डाला था, जिससे कंपनी का सिस्टम क्रैश हो गया। इस पेन में तुम्हारी कबूलियतनामा रिकॉर्डिंग है। मैंने उसके आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखा। ये बिल्कुल हास्यास्पद था। उसे नहीं पता कि मेरे फोन ने आते ही वीडियो क्लाउड पर अपलोड करना शुरू कर दिया था। तो क्या हुआ? मैं भी चाहता हूं कि जज सुने कि कैसे तुम मुझे अपनी संपत्ति छोड़ने के लिए ब्लैकमेल कर रही हो। मैंने मेज पर रखे खाने की तरफ देखा तक नहीं। सारा पीछे से गुस्से में चीख रही थी, लेकिन मैं पहले से सोच रहा था कि इस धमकी का इस्तेमाल अनोवा के खिलाफ कैसे करूं। जब मार्कस अपनी साजिशों में व्यस्त था, मुझे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली। अनोवा शहर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए बोली लगा रही थी। ये उनकी आखिरी जीवन रेखा थी। बोली जीतने के लिए मार्कस पूरी ताकत झोंक रहा था, यहां तक कि अपनी प्रस्तावना में मेरे पिछले काम का बहुत सारा हिस्सा इस्तेमाल कर रहा था। बेनी ने कंप्यूटर से मेरी तरफ देखते हुए कहा, अगर उन्होंने तुम्हारे प्लान को थोड़ा सा बदलकर सबमिट और दिया तो हम क्या करेंगे? हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। ये साबित करना मुश्किल होगा कि ये हमारा है। चिंता मत करो, मैंने उस प्लान में सिर्फ लॉजिक ही नहीं छोड़ी थी। मैंने कोर आर्किटेक्चर में एक लॉजिक ट्रैप गाड़ दिया था, जिसे सिर्फ मैं ही ट्रिगर कर सकता हूं। जैसे ही सिस्टम एक निश्चित स्केल पर पहुंचेगा, बिना मेरे ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट के एक कॉपीराइट नोटिस पॉपअप हो जाएगा। पूरा इंटरफेस वो नोटिस दिखाएगा। मार्कस सोचता है कोड मिल गया तो सब ठीक है। असल में वो खुद ही अपनी कब्र खोद रहा है। प्रारंभिक समीक्षा के दिन मैं एक दूसरी फर्म के टेक्निकल कंसल्टेंट के तौर पर शामिल हुआ। मैं चुपचाप पीछे की पंक्ति में बैठ गया। मार्कस स्टेज पर आत्मविश्वास से प्रस्तुति दे रहा था। सारा अपनी सीट से खूब तालियां बजा रही थी। ये है अनोवा नेटवर्क का स्वदेशी कोर इंजन। इसकी स्थिरता उद्योग में अग्रणी है। लेकिन जैसे ही उसने स्ट्रेस टेस्ट बटन दबाया, स्मूथ सिस्टम अचानक लैग करने लगा। फिर बड़ी स्क्रीन पर एक विशाल पॉपअप आया। ये कोर आर्किटेक्चर विक्टर की संपत्ति है। उपयोग अनधिकृत है। ये गैरकानूनी कॉपीराइट उल्लंघन है। सभागार में हंगामा मच गया। मार्कस का चेहरा लाल से सफेद और फिर नीला हो गया। उसने पागलों की तरह कीबोर्ड पीटा, लेकिन सिस्टम पूरी तरह लॉक हो चुका था। मैं अंधेरे में बैठा उसकी दयनीय हालत देख रहा था। मैंने धीरे से अपना लैपटॉप बंद कर दिया। बोलीकांड उजागर होने के बाद अनोवा नेटवर्क की प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई। कई छोटे पार्टनर जो पहले हिचकिचा रहे थे, उन्होंने सहयोग समाप्त करने के पत्र भेज दिए। मैंने सुना कि अपने ऑफिस में मार्कस ने जो कुछ देखा तोड़ दिया, यहां तक कि सारा को थप्पड़ भी मारा। अनोवा नेटवर्क अब सिर्फ पैसा नहीं खो रहा था, वो पूरी तरह ढह रहा था। तकनीकी कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में इस्तीफा देना शुरू कर दिया। मार्कस डबल सैलरी का वादा करके भी उन्हें नहीं रोक पा रहा था। उसी दोपहर जब मैं एक नया कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा था, कंपनी के दरवाजे पर कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखे। वो अनोवा नेटवर्क के कोर टेक्निकल लोग थे, जिन्हें सारा ने बड़ी मेहनत से भर्ती किया था। विक्टर भाई, हम तुम्हारे लिए काम करना चाहते हैं। हम पहले बेवकूफ थे, मार्कस के छोटे बोनस से अंधे हो गए थे। कंपनी प्रतिभा का स्वागत करती है, लेकिन नियम पहले बनाने होंगे। यहाँ टेक्नोलॉजी बोलेगी, ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं, चापलूसी नहीं। मैंने उनकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस अरेंज कर दी। मुझे पता था ये सिर्फ कुछ लोगों को हायर करना नहीं था, बल्कि अनोवा नेटवर्क की जड़ें पूरी तरह काट देना था। मार्कस के हाथ में अब कुछ पुराने सर्वरों के अलावा कुछ नहीं बचा था। शाम को आर्थर ने फोन किया। विक्टर, बहुत बढ़िया। मार्कस हर जगह कॉपीराइट मुद्दे को दबाने के लिए रिश्तों का उपयोग कर रहा है, लेकिन शहर की जांच टीम पहले ही अनोवा में घुस चुकी है।
डर है इस बार वो जेल से नहीं बचेगा। ये तो बस वही है जिसका वो हकदार है। आर्थर, हमारा प्रोजेक्ट अब आधिकारिक रूप से शुरू हो सकता है। फोन रखकर मैंने खिड़की के बाहर चमकते शहर की रोशनी को देखा। मेरा युग तेजी से आ रहा था और मार्कस के लिए मौत की घंटी बज चुकी थी। अनोवा नेटवर्क अब सिर्फ एक खोखला ढांचा था। कभी व्यस्त रहने वाला ऑफिस अब सुनसान था। हर तरफ अफरा तफरी थी। मार्कस ने खुद को अपने ऑफिस में बंद कर लिया था। दिनों से किसी को सामने नहीं आया था। सारा भी गायब हो गई थी। सुना था उसने कंपनी का आखिरी कैश लेकर देश छोड़ दिया था। लेकिन मार्कस जैसे लोग पूरी तरह नष्ट होने से पहले निराशा में आखिरी बार करते हैं। देर रात मैंने अभी अपनी कार पार्क की थी और ऊपर जा रहा था। अचानक धुंधली रोशनी में एक खंबे के पीछे से एक परछाई उछली। मैंने उसके बिगड़े चेहरे को पहचान लिया। वो मार्कस था, एक छोटा सा चाकू पकड़े हुए। उसकी आंखों में पागलपन था। वो चिल्लाया, विक्टर, तू क्यों नहीं छोड़ता? मैंने तुझे पैसा दिया, शेयर दिए, तू मुझे मौत के घाट क्यों उतार रहा है? तुमने खुद अनोवा को उसी पल नष्ट कर दिया जब तुमने ईयर एंड बोनस काटे और अपने कर्मचारियों के साथ हेराफेरी की। मैं पीछे नहीं हटा। मैं शांति से उसकी आंखों में देखता रहा। मुझे पता था अगर अब डर दिखाया तो वो और हिंसक हो जाएगा। मेरे पास अब जाने को कोई जगह नहीं है, मार्कस चिल्लाया। चूंकि मैं खत्म हूं, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। वो मुझ पर झपटा। मैं एक तरफ हट गया और उसकी कलाई पकड़ ली। सालों की एक्सरसाइज ने मेरी जान बचाई। चाकू जमीन पर गिर गया। उसी पल गैराज में पुलिस की सायरन गूंजी। मैंने काफी पहले अपने फोन का इमरजेंसी अलार्म एक्टिवेट कर दिया था। जब मार्कस को जमीन पर पटका गया तो उसने जानवरों जैसी चीख निकाली। तुम्हें जिस बात का पछतावा होना चाहिए वो बोनस नहीं, बल्कि ये कि तुमने कभी किसी का सम्मान नहीं किया। मैंने अपनी कार की चाबियां उठाईं और बिना पीछे देखे लिफ्ट में चला गया। कल एज़्योर टेक आधिकारिक रूप से एज़्योर ग्रुप बनेगा। मार्कस की गिरफ्तारी के अगले दिन मैं इस परिचित लेकिन अजीब जगह पर लौटा। इस बार मैं उनके लिए काम करने नहीं आया था। मैं एक लेनदार और संभावित खरीदार के तौर पर आया था। ऑफिस ऐसा लग रहा था जैसे किसी तूफान ने आकर तबाह कर दिया हो। फाइलें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। वो दिन के अहंकारी डिपार्टमेंट हेड्स अब अपनी डेस्क पर बैठे उदास थे। उनकी आंखों में भ्रम था। मैं सीधे मार्कस के ऑफिस में गया। वो बड़ी महोगनी डेस्क अभी भी थी, लेकिन उसका मालिक अब कैदी था। कई कोर्ट अधिकारी वित्तीय रेखा रिकॉर्ड्स को सील कर रहे थे। मिस्टर विक्टर, प्रारंभिक परिसमापन के अनुसार अनोवा नेटवर्क के कर्जे उसकी संपत्तियों से कहीं अधिक हैं। क्या आप वाकई इस ढांचे को खरीदना चाहते हैं? मुझे केवल उनके सर्वर के उपयोग अधिकार और उन कोर पेटेंट्स का स्वामित्व चाहिए। मैं मुड़ा तो कुछ कर्मचारी जो अभी तक नहीं गए थे दरवाजे की दरार से झांक रहे थे। उनमें से कुछ ने जब मेरा बोनस कटा था तो मेरा मजाक उड़ाया था। अब वो मुझे आश्रय की आंखों से देख रहे थे। अगर रुकना चाहते हो तो बेनी से दोबारा इंटरव्यू ले लेना। चापलूसी करके बोनस पाने के दिन एज़्योर कट में नहीं चलेंगे। उनके शर्मिंदा और राहत भरे चेहरों को देखकर मुझे कोई विशेष संतुष्टि नहीं हुई। ये उद्योग क्रूर है। जब आपके पास कोई कीमत नहीं होती तो सम्मान भी लग्जरी बन जाता है। मैं खिड़की के पास गया और नीचे व्यस्त सड़कों को देखा। अनोवा नेटवर्क का बोर्ड जल्द ही हटा दिया जाएगा, लेकिन ये तो मेरे विस्तार का पहला कदम था। मार्कस द्वारा छोड़ी गई अव्यवस्था के अंदर एक ऐसा रहस्य था जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। सारा जो डेटा ले गई थी वो मेरे सोच से कहीं अधिक जटिल था। अनोवा के सर्वर अपने हाथ में लेने के बाद बेनी और मैंने 2 रात जगकर काम किया। हमने पाया कि सारा सिर्फ नकदी नहीं ले गई थी। उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर के अधिकार का इस्तेमाल करके कंपनी का बैकअप डेटाबेस वाइप कर दिया। और भी बुरा, उसने एक अधूरा मिलिट्री एन्क्रिप्शन ड्राफ्ट चुरा लिया। बेनी घबरा गया। विक्टर, हालांकि वो ड्राफ्ट तुमने लिखा था, अगर उसने वो किसी कंपेटिटर को बेच दिया और वो हम पर इन्फ्रिंजमेंट का केस कर दें तो हम साफ नहीं हो पाएंगे। शांत हो जाओ बेनी। उस लेवल के एन्क्रिप्शन को सिर्फ मेरे पास डिक्रिप्शन एल्गोरिथम है। किसी और के लिए ये एक गर्म आलू है। मैं स्क्रीन पर चमकते कोड को देख रहा था। सोच रहा था कि सारा कहाँ होगी। वो बहुत घमंडी इंसान है। वो कभी शांत गरीबी का जीवन नहीं जिएगी। जितनी घमंडी, वो कभी छुप कर नहीं रहेगी। तभी मुझे एक अनोनिमस ईमेल मिला। उसमें एक विदेशी कसीनो की तस्वीर थी। सारा अभी भी भड़कीले कपड़ों में थी, उतनी ही दिखावटी, लेकिन जो आदमी उसके सामने बैठा था उसे देखकर मेरी भौहें तन गईं। वो हमारे इंडस्ट्री का एक विख्यात डेटा हंटर था, स्लेड। वो ट्रेड सीक्रेट्स बेचकर अमीर बना था, तो उसने पहले ही एक नया खरीदार ढूंढ लिया था। मार्कस अभी जेल में है और सारा यहाँ स्लेड के साथ गद्दारी कर रही है। सचमुच एक दूसरे के लिए बने हैं। मैंने पुलिस को कॉल करने की जल्दी नहीं की। स्लेड जैसा पुराना लोमड़ी असली वैल्यू देखे बिना पैसे नहीं देगा। मैंने स्लेड को एक छोटा सा संदेश भेजा, उस चीज में बैकडोर है, अगर जीना चाहते हो तो उसे मत छेड़ना। मैं इंतजार कर रहा था उनके मेरे पास आने का। यह सिर्फ डेटा वापस पाने के बारे में नहीं था, बल्कि इस जहरीले उद्योग को साफ करने के बारे में था। मैं एज़्योर टेक को एक नई शुरुआत दूंगा। मेरा संदेश मिलने के अगले दिन स्लेड आखिरकार बेकाबू हो गया। उसने मुझसे नदी किनारे एक प्राइवेट क्लब में मिलने को कहा। उसने जोर देकर कहा कि मैं अकेला आऊं। मैं समय पर पहुंचा। कमरा धुएं से भरा था। स्लेड एक खुश बुद्धा की तरह मुस्कुरा रहा था। सारा उसके ठीक बगल में बैठी थी। उसका चेहरा काफी पीला था। विक्टर, आपके बारे में बहुत सुना है। नौजवान सच में कमाल के होते हैं। मार्कस जैसा चालाक आदमी भी आपके हाथों हार गया। स्लेड, बकवास बंद करो। मैं विक्टर हूं। सारा जो ले जा रही है वो तुम्हारे बस की नहीं है।
सारा अचानक खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ डर और गुस्से से कांप रही थी। विक्टर, ये चालें बंद करो। स्लेड ने पहले ही एक्सपर्ट से चेक करवा लिया है। ये प्लान मामूली बदलावों के साथ कमर्शियली इस्तेमाल किया जा सकता है। तब तुम ही कॉपीराइट उल्लंघन करते पकड़े जाओगे। एक्सपर्ट्स? मतलब वो तीसरे दर्जे के प्रोग्रामर जो मल्टी साइक्लिंग करेंसी भी नहीं संभाल सकते। जाओ उस प्रोटोकॉल का तीसरा मॉड्यूल रन करो। देखते हैं तुम्हारा सर्वर जलता है या नहीं। स्लेड का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने अपने लोगों को इशारा किया। जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, स्क्रीन पर लाल वार्निंग लाइट्स तेजी से चमकने लगी। क्या हो रहा है? बंद करो इसे। मेरी डायनेमिक ऑथराइजेशन के बिना कोई भी जबरन एक्सेस सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम ट्रिगर कर देगा। मैंने सारा को अपनी कुर्सी पर गिरते देखा। उसकी नज़रें खाली थीं। उसका आखिरी दांव मेरे सामने कागज जैसा कमजोर था। स्लेड जैसा बिजनेसमैन जानता है कि कब नुकसान काट लेना चाहिए। उसने सारा के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। उसकी आवाज कांप रही थी। स्लेड का थप्पड़ इतना जोरदार था कि सारा का आधा चेहरा सूज गया। वो डर से मुंह दबाए बैठी रही। उसकी आंखों में निराशा थी। स्लेड के लिए सारा अब दूध देने वाली गाय नहीं रही थी, वो एक टाइम बम बन चुकी थी। मिस्टर विक्टर, ये तो गलत फहमी है। इस औरत ने झूठ बोला कि ये काम इसका है। कानून इससे निपट लेगा। आपने हाल ही में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट फेज 2 की बोली के बारे में पूछताछ की थी। स्लेड जैसे अनुभवी ने तुरंत मेरे छुपे हुए मतलब को समझ लिया। उसके माथे पर पसीने की छोटी बूंदें आ गईं। उसने पागलों की तरह सिर हिलाया। हमारी छोटी सी कंपनी आपसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं जुटा सकती। मैंने कच्चे डेटा वाली यूएसबी ड्राइव वापस ले ली, जबकि स्लेड देखता रहा। मैंने इकोनॉमिक क्राइम यूनिट को कॉल कर दिया। जब सारा ने सायरन की आवाज़ सुनी तो वो गुड़िया की तरह फर्श पर गिर पड़ी। उसने मेरे पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने ठंडे दिल से एक कदम हटा लिया। विक्टर, मुझसे गलती हो गई। मैं सारा पैसा वापस दे दूंगी। प्लीज़ मुझे जेल मत भेजो। जिस पल तुमने हमारा कोर डेटा चुराना चुना, तुम्हारा अंत पहले से लिखा जा चुका था। सारा को पुलिस कार में ले जाते देख मेरे दिल की आखिरी काली छाया गायब हो गई। लेकिन ये अंत नहीं था। स्लेड के पीछे की शक्तियां आसानी से ये नहीं देख सकती थीं कि मेरे जैसा बाहरी व्यक्ति इतनी आसानी से सफल हो जाए। ऑफिस वापस आते वक्त आर्थर का फोन आया। वो काफ़ी चिंतित लग रहा था। उसने कहा कि इंडस्ट्री का नेता इम्पेरियन ग्रुप हमारे पार्टनर्स से लगातार संपर्क कर रहा है। लगता है उनका इरादा है सारा और स्लेड से निपटने के बाद हमें अधिग्रहण कर लें। मेरी सांसें संभलने से पहले ही इम्पेरियन का अधिग्रहण प्रस्ताव मेरी डेस्क पर था। इम्पेरियन एक उद्योग दिग्गज है। उन्हें हर रुकावट के लिए पैसे से रास्ता बनाने की आदत है। समर्पण करो और फलो फूलो, या विरोध करो और मिट जाओ। मेरे सामने इम्पेरियन की इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर थीं, एक तेज निगाहों वाली महिला। मिस्टर विक्टर, 200 मिलियन कैश प्लस 3% ऑप्शंस, ये कीमत आपकी पूरी टीम को आर्थिक स्वतंत्रता दिला सकती है। मॉर्गन ने अपना चश्मा एडजस्ट किया। उसके लहजे में धमकी थी। अगर आपने मना किया तो इम्पेरियन पूरे उद्योग में एक रिसोर्स इंटीग्रेशन ट्रिगर कर देगा। तब आपकी पूरी सप्लाई चेन बाधित हो जाएगी। अपने तथाकथित आदर्शों के चक्कर में अपना भविष्य मत बर्बाद करो। मैंने इम्पेरियन के इंटेंट लेटर को देखा। मेरे दिल में हंसी आ रही थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे मार्कस मुझे धमकाता था। बस इम्पेरियन ज़्यादा अमीर है, उसका प्रभाव ज़्यादा है। लेकिन मैं कल का बच्चा नहीं हूँ। भविष्य वो चीज़ है जिसे आप लड़कर हासिल करते हैं, भीख में नहीं मिलती। अपने बॉस से कह दो, एज्योर टेक बिकाऊ नहीं है, हम कोर्ट में या मार्केट में मिलेंगे। मॉर्गन ने अपनी एड़ियाँ चटकाई और गुस्से से चली गई। बेनी ने चिंतित होकर अंदर आकर मेरा चेहरा देखा। मैंने पिछले कुछ महीनों से छुपाकर रखा गया प्रोजेक्ट खोला। जेन 2 कंप्यूटिंग इंजन, जो मैंने विशेष रूप से इम्पेरियन की तकनीकी कमजोरियों को ध्यान में रखकर बनाया था। अगर वो मुझे तकनीक से रोकने की हिम्मत करेंगे तो मैं उन्हें दिखाऊंगा कि असली तकनीकी क्रांति कैसी होती है। इम्पीरियन ग्रुप का बदला मेरी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से आया, और वो भी इतना बेरहम कि सुनकर आपकी रूह कांप जाए। रात के 11 बज रहे थे। मेरे ऑफिस की लाइट्स अभी भी जल रही थीं। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और बेनी अंदर आता है। उसके हाथ में ताज़ा ताज़ा छपे फैक्स का ढेर था, लेकिन उसका चेहरा भूत जितना पीला पड़ चुका था। वो हैरानी और डर से कांपती आवाज में कहता है, विक्टर, कुछ गड़बड़ है। वो 3 सर्वर मैन्युफैक्चरर जिनके साथ हमने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, उन्होंने अभी अभी एक साथ नोटिस भेज दिया है। वो हमारे ऑर्डर्स को अनिश्चित काल के लिए टाल रहे हैं। बेनी के मुंह से ये सुनते ही मैं समझ गया। इनडेफिनिट डिले यानी पूरी तरह से हमारा गला घोंट देना। ये कोई साधारण चाल नहीं थी। मैं खिड़की के पास चलकर नीचे सूनी सड़क को देखने लगा। मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। ऐसा लगता है जैसे इम्पीरियन हमारी हार्डवेयर सप्लाई को सबसे पहले खत्म करना चाहता है। लेकिन रुकिए, इम्पीरियन ने सिर्फ सप्लायर्स पर ही हमला नहीं किया था। उन्होंने सभी बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म से भी संपर्क किया और हमारे प्रोडक्ट्स को ऐप स्टोर से हटवाने की कोशिश शुरू कर दी। वो लोग अज्योर टेक को पूरी तरह से एक आइसोलेटेड आइलैंड बनाना चाहते थे। उनकी सोच थी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी तो हो, लेकिन उसे लॉन्च करने का कोई रास्ता ना हो। मॉर्गन ने बहुत तेजी से काम किया था। मैंने तुरंत बेनी से कहा, कल से सबको वर्क फ्रॉम होम करने को कह दो। सारे कंपनी टेस्ट सर्वर्स को इंटरनल नेटवर्क पर शिफ्ट कर दिया गया है।
फिर मैंने अपना लैपटॉप खोला और उन सप्लायर्स की लिस्ट देखी जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि मैं उस शिकारी की तरह शांत महसूस कर रहा था जो देख रहा हो कि उसका शिकार किस तरह जाल में फंस रहा है। मैं सोच रहा था, ये लोग सोचते हैं कि कैपिटल से सप्लाई चेन पर कब्जा किया जा सकता है, लेकिन ये भूल गए कि इस डेटा किंग युग में हार्डवेयर तो सिर्फ एक कैरियर है। बेनी घबराते हुए बोला, लेकिन विक्टर, इन सर्वर्स के बिना हमारा जेन 2 कंप्यूटिंग इंजन टेस्टिंग के लिए ऑनलाइन नहीं जा पाएगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, किसने कहा कि हम उनके सर्वर्स इस्तेमाल करेंगे? जब उन्होंने गंदा खेलना शुरू कर दिया है तो सिस्टम कोड लोडिंग। मैंने ये सिस्टम उन हालातों के लिए तैयार किया था। ये एक टेक्निकल प्रोटोटाइप था जिसे मैंने रिजर्व में रखा हुआ था। इंपीरियन ग्रुप सोच रहा है कि पानी काट दूंगा तो प्यास से मर जाओगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैंने बहुत पहले ही जमीन के नीचे एक गहरा कुआं खोद रखा था। इंपीरियन ग्रुप के कुल बहिष्कार के बीच पूरा इंडस्ट्री मेरी विफलता का इंतजार कर रहा था। लेकिन अगली सुबह सबसे पहले मैं एपेक्स ग्रुप के आर्थर के ऑफिस में पहुंचता हूं। वो खिड़की से बाहर गहरी नजर से देख रहा था। उसके माथे पर शिकन थी। उसकी मेज पर इंपीरियन ग्रुप का एक कोऑपरेशन प्रपोजल रखा था। वो सोच में पड़ गया था। आर्थर ने मुझसे कहा, विक्टर, कल इंपीरियन के लोग मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि अगर एपेक्स ग्रुप अगले 5 साल अज्योर टेक के साथ काम करना बंद कर दे तो हमारी सारी मेंटेनेंस फीस आधी कर दी जाएगी। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, आर्थर, उनकी जंजीरें पहनने में आसानी तो होगी, लेकिन जिस दिन एपेक्स ने अपने सिस्टम इंपीरियन के क्लाउड पर शिफ्ट कर दिए, उसके बाद जब वो प्राइस बढ़ाएंगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आर्थर घूमा और उसने मेरी आंखों में झांका। वो एक प्योर बिजनेसमैन था, लेकिन एक दूरदर्शी रणनीतिकार भी। वो तौल रहा था, क्या वो छोटा लेकिन तुरंत प्रॉफिट चुनेगा या फिर वो भविष्य जो नियम बदल सकता है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने पूछा, विक्टर, मुझे सच बताओ, इंपीरियन ने तुम्हारा हार्डवेयर काट दिया है, तुम उनसे कैसे लड़ोगे? मैंने सीधे जवाब दिया, मुझे उनके हार्डवेयर की जरूरत नहीं है आर्थर। एपेक्स के पूरे देश भर में 3000 से ज्यादा ब्रांच हैं। हर ब्रांच के पास बेकार पड़े कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं। मैं इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक ऐसा कंप्यूटिंग नेटवर्क बना सकता हूं जो इंपीरियन से भी ज्यादा ताकतवर हो। आर्थर की आंखें चमक उठीं। वो समझ गया कि ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं थी, बल्कि एपेक्स आखिरकार दिग्गजों की गिरफ्त से बाहर आ सकता था। उसने जोर से मेज पीटी और इंपीरियन का प्रस्ताव फाड़कर फेंक दिया। उसने कहा, एपेक्स, सारे नोड्स अब तुम्हारे लिए खुले हैं। मैं एपेक्स बिल्डिंग से बाहर निकला और राहत की सांस ली। इंपीरियन सोच रहा था कि उन्होंने समुद्र बंद कर दिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जिन जगहों को वो देख नहीं पा रहे, वहां मैंने हजारों नदियों को इकट्ठा कर लिया था। जब मैं एपेक्स के साथ गुप्त डील कर रहा था, तभी इंपीरियन ने मीडिया वॉर छेड़ दिया। अचानक पूरा इंटरनेट एज्योर टेक को बदनाम करने वाले आर्टिकल से भर गया। वो दावा कर रहे थे कि हमारे सिस्टम में बड़े सिक्योरिटी होल हैं और यहां तक कि हम पर इल्लीगल डाटा कलेक्शन का आरोप भी लगा दिया। बेनी मुझसे बोला, विक्टर, ये पूरा झूठ है। हमारा कोड ओपन सोर्स है और ऑडिट हो चुका है। हम कभी यूजर डाटा नहीं चुराते। मैंने कहा, उन्हें सच से कोई मतलब नहीं है। वो बस चाहते हैं कि क्लाइंट्स को हम पर शक हो जाए। एक बार शक का बीज बो दिया तो हमारा प्रोडक्ट लॉन्च पूरी तरह ठप हो जाएगा। मैंने उन एक्सपर्ट एनालिसिस को देखा जो हमारी टेक्नोलॉजी के खिलाफ झूठ और तानों से भरे थे। यहां तक कि जो क्लाइंट पहले दिलचस्पी दिखा रहे थे, वो भी अब पीछे हटने लगे थे। ये बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक था। यू लियोन ने ये चाल बहुत अच्छी खेली थी। उन्होंने हमारा मनोबल तोड़ने का काम किया था। लेकिन मैंने सोचा, अगली चाल मेरी होगी। मैंने कहा, चूंकि उन्होंने पीआर वॉर शुरू कर दी है, तो चलो उन्हें एक बड़ा सरप्राइज देते हैं। हमारे जेन 2 कंप्यूटिंग इंजन का सिक्योरिटी रिपोर्ट दुनिया के टॉप हैकर चैलेंज वेबसाइट पर डाल दो। मैं $1 मिलियन का इनाम रख रहा हूं। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स आकर एज्योर टेक की फायरवॉल को क्रैक करने की कोशिश करें। जैसे ही ये खबर लगी, पूरा टेक कम्युनिटी धमाका हो गया। इंपीरियन द्वारा हायर किए गए ट्रोल एकदम चुप हो गए, क्योंकि एब्सोल्यूट टेक्निकल सुपीरियॉरिटी के सामने कोई भी अफवाह बेमानी हो जाती है। लेकिन जहां सबका ध्यान इस चैलेंज पर था, मैं कुछ और ही डेटा देख रहा था। इंपीरियन ग्रुप के कोर प्रोडक्ट्स का यूजर चर्न रेट। जो कंपैटिबिलिटी पैच मैंने जेन 2 कंप्यूटिंग इंजन में छुपा रखा था, वो चुपचाप उनके क्लाइंट्स चुरा रहा था। ये लोग उतने एकजुट नहीं थे जितने लग रहे थे। इन 2 हफ्तों में जब इंपीरियन एज्योर टेक को खत्म करने में लगा था, उन्होंने अपने संसाधन इतने अधिक खर्च कर दिए कि उनका कोर बिजनेस ग्रोथ ही ठप हो गया। तभी मुझे इंपीरियन ग्रुप के अंदर एक पुराने दोस्त का मैसेज आता है। वो बताता है कि उनके इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर और टेक्निकल डायरेक्टर आपस में लगातार लड़ रहे हैं। एक कह रहा था, इतने सारे कनेक्शंस लगाकर भी एक छोटी सी कंपनी को नहीं रोक पाए, और परिणाम देखो, एपेक्स ग्रुप ने सिर्फ रुके ही नहीं, बल्कि कई बड़े क्लाइंट्स को अपने साथ ले गया। दूसरा चिल्ला रहा था, ये तुम्हारे टेक डिपार्टमेंट की नालायकी है। जब छोटा सा नेटवर्क नहीं काट सकते तो बजट मांगने की औकात कैसे है। ये इंटरनल फ्रिक्शन बिल्कुल वही था जो मैं चाहता था। दिग्गज बाहरी चुनौती से नहीं, बल्कि अपने भीतर की दरार से गिरते हैं। मैं कंप्यूटर के सामने बैठकर इंपीरियन ग्रुप के स्टॉक प्राइस को डूबते हुए देख रहा था और आखिरी हमले का समय गणना रहा था।
न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो। क्या आप तैयार हैं? हमारा जेन 3 इंजन आधिकारिक रूप से एपेक्स ग्रुप के नेटवर्क पर ग्लोबल बीटा टेस्ट के लिए लॉन्च हो रहा था। ये एक बड़ा दाव था। अगर ये सफल हो गया तो एज़्योर टेक उन दिग्गजों का इजारा तोड़ देगा, और अगर असफल हुआ तो मुझे इंपीरियन ग्रुप के और भी बेरहम बदले का सामना करना पड़ेगा। ठीक 8 बजे जैसे ही मैंने एंटर की दबाई, डिजिटल मैप पर अनगिनत लाइट्स जल उठीं। देश भर के एपेक्स ग्रुप के नोड्स एक्टिवेट हो गए और कंप्यूटिंग पावर का एक विशाल टॉरेंट खड़ा हो गया। बीटा टेस्ट की विशाल सफलता के 3 दिन बाद पूरी इंडस्ट्री की दिशा ही बदल गई। जो सप्लायर पहले मुझसे कतराते थे वो अब मेरे ऑफिस के बाहर लाइन लगा रहे थे, लेकिन मैंने उनमें से किसी से मुलाकात नहीं की। उसके बजाय मैं एक प्राइवेट गाला में पहुंच गया जहां टॉप टियर एलीट्स जमा थे। इंपीरियन ग्रुप का चेयरमैन वहां था। उसने मेरी तरफ देखा। उसका सारा अहंकार गायब था। बदले में एक प्रतिद्वंदी के लिए सम्मान और थोड़ी सी छिपी बेचैनी। वो बोला, मिस्टर विक्टर, नई जनरेशन वाकई कमाल की है। हमारे लोग आपकी प्रतिभा को पहचानने में अंधे थे। क्यों ना हम एक गहरी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर बात करें? मैंने बिना झिझक कहा, लेकिन पहले इंपीरियन को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी और एज़्योर टेक को ब्रांड डैमेज का कंपनसेशन देना होगा। चेयरमैन का चेहरा सिकुड़ गया, यानी उसे अपने ही मुंह पर तमाचा मारना था। लेकिन उसने भीड़ की तरफ देखा, मेरे चारों ओर मंडरा रहे पार्टनर्स को देखा और जान गया कि उसके पास कोई दाव नहीं बचा। मैंने आगे कहा, बेशक आप निलकार कर सकते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि इंपीरियन के कई कोर इंजीनियर्स हमारे नए आर्किटेक्चर में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने अपने रिज्यूमे भेज दिए हैं। ये आखिरी वार था। मैं सिर्फ उसके क्लाइंट्स ही नहीं चुरा रहा था, बल्कि उसकी जड़ें उखाड़ रहा था। मैंने अपना ग्लास उठाया और एक छोटा सा घूंट लिया। मैं ये लड़ाई तो जीत गया था, लेकिन मुझे पता था कि ये तो एक बहुत बड़े गेम की शुरुआत थी। इंपीरियन का समर्पण अस्थायी था और परछाइयों में एक बहुत बड़ी ताकत एज़्योर टेक को निवाले की तरह देख रही थी। मैं गाला हॉल से बाहर निकलते ही मेरे फोन पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया, अपनी पीठ देखकर रखना। बस ये 3 शब्द। पार्टी का शोर अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा था। मैं फोन पर उस टेक्स्ट को घंटों देखता रहा। वो नंबर कई वर्चुअल प्रॉक्सी से होकर आया था। ट्रेस करना नामुमकिन था। मैंने नीचे गुजरती गाड़ियों की लाइट्स देखी और पहली बार महसूस किया कि इस बिजनेस वॉर के गहरे पानी में एक जोड़ी आंखें मुझे देख रही हैं। मैंने ये बात बेनी को नहीं बताई। मैं नहीं चाहता था कि वो परेशान हो। मैंने उन इक्विटी चेंज रिकॉर्ड्स को निकाला जो पिछले 3 सालों के थे। इंपीरियन ग्रुप एक दिग्गज था, लेकिन उसके पीछे की कैपिटल स्ट्रक्चर बेहद जटिल थी। कई ऑफशोर फंड्स पीछे मंडरा रहे थे। मार्कस, सैरा स्लेट, ये लोग मुझे पूरा निगलना चाहते थे, सिर्फ मार्केट शेयर के लिए नहीं, बल्कि उससे भी गहरी चीज के लिए। तभी अचानक मेरे इनबॉक्स में एक अलर्ट पॉप हुआ। ये जेन 2 कंप्यूटिंग इंजन के बैकएंड से आया था। कोई सिस्टम में एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था, वो भी एक ऐसे प्रोटोकॉल इंटरफेस के जरिए जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो एपेक्स ग्रुप के नोड्स से भारी मात्रा में डेटा स्क्रैप कर रहे थे। ये इंपीरियन का तरीका नहीं था। ये हमला किसी प्रोफेशनल ओवरसीज टीम की तरह लग रहा था। मैंने सिस्टम में कई लेयर्स की डायनामिक फायरवॉल लगा दी। मेरी इस उभार ने सिर्फ इंपीरियन के मुनाफे का एक हिस्सा तो नहीं छीना था, बल्कि मैंने कुछ और बड़े खिलाड़ियों को भी सचेत कर दिया था, असली फाइनेंशियल दिग्गज जो इस उद्योग के पीछे छिपे थे। वो टेक्स्ट शायद कोई मजाक नहीं, बल्कि एक देर से आई चेतावनी थी। अगली सुबह इंपीरियन ग्रुप की ऑफिशियल माफी वैसे ही आ गई जैसा वादा किया गया था। ये हर बड़े इंडस्ट्री पोर्टल की हेडलाइन थी। पत्र बेहद सच्चे शब्दों में लिखा गया था, जिसमें पिछले ब्लैकलिस्टिंग का पूरा दोष कुछ अधिकारियों के अनधिकृत कार्यों पर डाल दिया गया था, और साथ ही करोड़ों का कॉम्पेंसेशन एज़्योर टेक के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। बेनी उत्साह से बोला, विक्टर देखो, हर कोई हमें ड्रैगन स्लेइंग हीरो बुला रहा है। इंपीरियन ने इस बार बुरा गड़बड़ कर दिया। मैंने शांति से कहा, बेनी, कभी किसी दिग्गज के सहन शक्ति को कम मत समझना। उनका सरेंडर सिर्फ थोड़ी सांस लेने के लिए है। पूरा इंडस्ट्री जहां एज़्योर के लिए जश्न मना रहा था, ठीक उसी मोमेंट पर मुझे एक अजीब सा इन्विटेशन मिला। एक ओवरसीज फर्म जिसका नाम था अरोरा कैपिटल, वो मुझे फ्यूचर कंप्यूटिंग स्टैंडर्ड्स पर एक बंद दरवाजों वाली मीटिंग में बुलाना चाहती थी। इस फर्म की बैकग्राउंड इतनी गहरी थी कि उसे समझ पाना नामुमकिन था। ये वो लोग थे जो दुनिया की कई मल्टीनेशनल जायंट्स के पीछे की परछाई की तरह काम करते थे। जिस शख्स ने मुझे वो वार्निंग टेक्स्ट भेजा था, हो सकता था वो भी इसी सर्किल का हिस्सा हो। मैंने तुरंत बेनी से कहा, सीबॉर्न सिटी के लिए फ्लाइट बुक करो। जब उन्होंने ही स्टेज सेट कर दिया है तो ना जाना बेवकूफ़ी भरा लगेगा। जाने से पहले मैं डिटेंशन सेंटर गया, उस शख्स से मिलने जिसने सबसे पहले मुझे 6800 रुपये से खारिज करने की कोशिश की थी। हो सकता था कि अब वही मुझे बता सके कि एम्पायर ग्रुप के पीछे असल में कौन था। मोटे बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे मैंने मार्कस को देखा। वो जेल की वर्दी में था। वो इतना दुबला हो चुका था कि पहचानना मुश्किल था। उसकी आंखों से वो पुरानी चालाकियां गायब हो चुकी थीं। उसकी जगह एक शून्य सन्नाटा छा गया था। मुझे देखते ही उसने एक अजीब सी मुस्कान दी। अब भी उसी सवाल के लिए आया है, तुम्हारे पीछे असल में कौन है?
उसकी उंगलियां बिना सूचे मेज पर लकीरें खींचने लगीं। फिर वो माइक्रोफोन के करीब झुका। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी मानो किसी वर्जित चीज़ के बारे में बात करने से डर रहा हो। मैं उनके नाम नहीं जानता, मुझे बस इतना पता है कि उन्हें स्वीपर्स कहा जाता है। वो पैसे और रिसोर्सेज सिर्फ एक मकसद के लिए देते हैं, ताकि सभी अवज्ञाकारी जीनियस को गायब कर दिया जाए। मेरा दिल बैठ गया। मार्कस की बातें भले ही अजीब लग रही थीं, लेकिन उसकी आंखों का डर पूरी तरह असली था। उसने फुसफुसा कर कहा, विक्टर, भाग जा। डिटेंशन सेंटर से बाहर निकलते ही तेज धूप ने मेरी आंखें चौंधिया दीं। मार्कस की बातें मुझ पर पत्थर की तरह भारी थीं। उसके पास अब और भी ताकतवर सपोर्टर था। ये बिजनेस वॉर अब मुनाफे के लिए नहीं थी, ये अब बचने के लिए एक शिकार बन चुकी थी। सीबॉर्न सिटी की हवा में नमक की महक थी। अरोरा कैपिटल की मीटिंग उसी बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर थी, जहां 10 से भी कम लोग जमा थे। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, सबकी निगाहें मुझ पर टिक गईं। बीच में एक गोरे बालों वाला आदमी बैठा था, जो बिल्कुल साफ चीनी भाषा बोलता था। मिस्टर विक्टर, आपकी जनरेशन 2 कंप्यूटिंग इंजन बेहतरीन है। इस स्तर की तकनीक किसी प्राइवेट कंपनी के पास नहीं रहनी चाहिए। मैंने तुरंत जवाब दिया, तो फिर किसके पास रहनी चाहिए? अरोरा कैपिटल के पास। वो मुस्कुराया। ये एक टेक्नोलॉजी एस्क्रो एग्रीमेंट है। एज्योर टेक अपना कोर कोड अरोरा कैपिटल के डेजिग्नेटेड क्लाउड पर अपलोड करेगी और हम ग्लोबल प्रमोशन और सिक्योरिटी हैंडल करेंगे। मैंने ठंडे स्वर में पूछा, ये लूटपाट से कम कैसे है? तभी अचानक लाउंज का साइड का दरवाजा खुला और एक जानी पहचानी शक्ल बाहर आई। वो सारा थी, जो प्रोफेशनल बिजनेस अटायर में थी। उसकी आंखों में बदले की उत्तेजना साफ झलक रही थी। विक्टर, नाइट फूल मत बनो। अरोरा कैपिटल तुम्हें वो ऑफर दे सकती है जो एम्पायर ग्रुप कभी नहीं दे सकता। अगर तुमने कल तक साइन नहीं किया तो एज्योर टेक पर डेटा सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाने का इल्जाम लगेगा और वो पूरी दुनिया में ब्लैकलिस्ट कर दी जाएगी। मैंने सारा की तरफ देखा। हैरानी की बात यह थी कि मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि एक तरह की राहत महसूस हुई, जैसे अब सब कुछ साफ हो गया हो। तो ये है असली विरोधी। मैंने सारा और जूलियन को तुरंत मना नहीं किया। बहाने से सोचने के लिए कुछ समय मांगा और बालकनी की तरफ चला गया। सीबॉर्न सिटी का नाइट व्यू देखने बनता था, लेकिन मैं जानता था कि इन चमकती रोशनियों के नीचे एज्योर टेक पर हमले के कितने ही कमांड पहले ही जारी हो चुके थे। मैंने आर्थर का नंबर डायल किया। आर्थर, प्लान को जल्दी शुरू करो। वो कोर कोड चाहते हैं ना? क्या तुम्हें यकीन है एक बार शुरू हो गया तो पीछे मुड़कर नहीं देख सकते? मैंने ठंडे स्वर में कहा। उन्हें धीरे धीरे गला घोटने देने से अच्छा है कि मैं ही बिसात पलट दूं। मैंने अपने फोन पर एक कॉम्प्लेक्स कमांड टाइप किया। ये वो ट्रोजन हॉर्स लॉजिक ट्रैप था जो मैंने अरोरा कैपिटल के लिए तैयार किया था। चूंकि उन्हें कोर कोड चाहिए था, मैं उन्हें कुछ ऐसा दूंगा जो बिल्कुल परफेक्ट लगेगा, लेकिन असल में वो उनके पूरे ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग नेटवर्क को पंगु बना देगा। एक स्पेशल गिफ्ट। पीछे से सारा की एड़ियों की आवाज आई, जो शांत बालकनी पर तेज और कठोर लग रही थी। सोच लिया विक्टर, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मैंने उसकी तरफ देखे बिना कहा। अपने नए बॉस से मेरा ये संदेश कहना, एज्योर टेक की संपत्ति को ना वो ले सकते हैं न संभाल सकते हैं। और फिर उसके सामने ही मैंने टेक्नोलॉजी एस्क्रो एग्रीमेंट के कागजों को फाड़कर समुद्र में उछाल दिया। सारा का चेहरा तुरंत विकृत हो गया और मैं जानता था कि असली तूफान कल सुबह आएगा। लेकिन अरोरा कैपिटल की चालें मेरी सोच से भी ज्यादा पागलपन भरी थीं। सुबह होते होते ग्लोबल ऐप स्टोर ने एज्योर टेक के सभी प्रोडक्ट्स को हटा दिया था। वजह थी बिना सबूत डेटा सिक्योरिटी रिस्क। ऑफिस के फोन बिना रुके बज रहे थे। वो पार्टनर्स जो पहले से ही मल्टीनेशनल कैपिटल के दबाव में डगमगा रहे थे, उन सब ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के नोटिस भेज दिए। बेनी ने घबरा कर कहा, सारे ओवरसीज सर्वर डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। हमारी जनरेशन 2 कंप्यूटिंग इंजन को स्पाईवेयर करार दिया जा रहा है। एज्योर टेक बड़े संकट में है। पूरी दुनिया हमारा बहिष्कार कर रही है। अब क्या करें? मैंने गहरी सांस ली और कहा, बेनी, प्रोजेक्ट डे ब्रेक शुरू करो। हमने जो ओपन सोर्स ऑडिट रिपोर्ट तैयार की है, उसे ग्लोबल टेक अलायंसेस को भेज दो। मैं मुख्य कंसोल पर बैठ गया और स्क्रीन पर चेतावनी वाले जोन लाल होते देखता रहा। तभी न्यूज़ पर सारा दिखाई दी। एक पूर्व कार्यकारी के रूप में सारा ने मुझ पर टेक्नोलॉजी चोरी करने का इल्जाम लगाया। उसका ये नाराजगी का नाटक इतना असरदार था कि बहुत से लोग जो सच नहीं जानते थे उसकी बातों में आ गए। वो सोच रही थी कि वो नैरेटिव को कंट्रोल कर रही है, लेकिन शुद्ध टेक्निकल लॉजिक के सामने झूठ बुलबुले की तरह कमज़ोर होते हैं। मैंने अरोरा कैपिटल के अंदर लगाए गए मॉनिटरिंग नोट्स को एक्टिवेट कर दिया। वो मेरा कोड चाहते हैं ना? देखते हैं। अभी वो अपनी लैब में उस चारे को क्रैक करने में व्यस्त हैं जो मैंने जानबूझकर उनके लिए छोड़ा था। पहली सुबह की रोशनी ऑफिस में आती है और मैं जानता हूं कि अब पलटवार करने का समय आ गया है। ये लड़ाई सिर्फ एज्योर टेक के लिए नहीं है, ये सच साबित करने के लिए है। टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेट लालच का खिलौना नहीं होनी चाहिए। उधर अरोरा कैपिटल की लैब में हैकर्स का एक ग्रुप जश्न मना रहा था। उन्हें लगा कि उन्होंने मेरी फायरवॉल को बाईपास करके जेन 2 कंप्यूटिंग इंजन का कोर एल्गोरिदम चुरा लिया है।
सारा पास में खड़ी थी, उसके चेहरे पर खुशी की लकीरें थीं, मानो वो पहले ही देख रही हो कि मैं कैसे उनके सामने गिड़गड़ाऊंगा। उसने कहा, इस कोड को हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में मर्ज करो, हम दुनिया के कंप्यूटिंग नियमों को फिर से लिखेंगे। जैसे ही उन्होंने मर्ज बटन दबाया, उसी पल मेरे ऑफिस के मॉनिटर पर सुनहरे कोड की लकीरें दौड़ने लगीं। मैंने कॉफ़ी का घूंट लिया और धीरे से कहा, एक्टिवेट। ठीक उसी वक्त ऑरोरा कैपिटल का ग्लोबल सिस्टम एक डेड लूप में फंस गया। कोड में छिपा लॉजिक बम अब एक्टिव हो चुका था। ये बम डेटा को नष्ट नहीं कर रहा था, बल्कि एक शीशे की तरह काम कर रहा था। ये ऑरोरा कैपिटल के सालों के टेक्निकल शोषण, उनके गैर कानूनी मुनाफे और मार्केट मैनिपुलेशन के सबूत, हर चीज़ को लाइव हर बड़े मीडिया के होम पेज पर प्रसारित कर रहा था। ऑरोरा कैपिटल के अंदर हड़कंप मच गया। क्या हो रहा है? स्क्रीन क्यों बंद नहीं हो रही? अभी प्लग निकालो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग की मदद से फोर्स्ड ब्रॉडकास्ट था। जब तक पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद ना कर दिया जाए, सच को फैलने से कोई नहीं रोक सकता था। स्क्रीन पर वो सारी गंदी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स आ रही थीं। पूरी दुनिया सन्न रह गई। वो घेराबंदी जो एज़्योर टेक के खिलाफ की गई थी, उसी सेकंड में ऑरोरा कैपिटल के खिलाफ ग्लोबल ट्रायल में बदल चुकी थी। सबूतों के सामने ऑरोरा कैपिटल ढह रहा था। इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स तुरंत एक्टिव हो गए। उनके एग्जीक्यूटिव भाग रहे थे। और सारा, वो महिला जिसने 2 बार मुझे धोखा दिया था, जो मुझे अपने पैरों तले कुचलना चाहती थी, वो अब भारी भरकम सूटकेस लिए शहर के घाट पर भारी बारिश में पागलों की तरह एक नाव की तलाश में थी। मैं एक काली छतरी लेकर चुपचाप अकेले निकासी दरवाजे पर खड़ा था। बारिश की बूंदें छतरी से टपकती हुई शहर की गंदगी को बहा रही थीं। सारा ने मुझे देखा। उसकी आंखों में डर और बेनामी सी दहशत थी। विक्टर, प्लीज़ मुझे जाने दे। मुझे ये सब करने को मजबूर किया गया था। मार्कस और ऑरोरा कैपिटल ने मुझे ऐसा करने को कहा था। मेरे पास पैसे हैं, ये सूटकेस नोटों से भरा है, ये सब तुम्हारा है। मैंने बिना किसी भावना के कहा, सारा, तुम्हें अब भी समझ नहीं आया। कुछ चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे ज़मीर और जैसे तुम्हारी खोई हुई गरिमा। दूर से पुलिस की सायरन बजने लगी। सारा कीड़ों की तरह कीचड़ में गिर गई। सूटकेस पलट गया, नोटों की गड्डियां भी भीग गईं। ये नज़ारा बहुत ही दयनीय और विडंबनापूर्ण था। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गहरा डर और पछतावा था। काश मैंने उस बोनस लिस्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं की होती, तो क्या सब कुछ अलग होता? मैंने ठंडे स्वर में कहा, जिंदगी में काश नहीं होता। जब तुमने वो 1.5 लाख चुने और दूसरों की मेहनत को पैरों तले कुचला, तब तुम्हारा अंत लिखा जा चुका था। पुलिस सारा को ले गई। मैंने छतरी बंद कर दी और सड़क किनारे खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ चला। अंदर आर्थर बैठा था, जिसने मुझे अंगूठा दिखाया। ये कई महीनों से चल रहा दुस्सप्न आखिरकार खत्म हुआ। 1 महीने बाद एज़्योर पेक का नाम बदलकर एज़्योर ग्रुप कर दिया गया। जिन सप्लायर्स ने हमें ब्लैकलिस्ट किया था, वो अब माफ़ी मांगने के लिए लाइन में लग गए थे। एम्पायर ग्रुप ने अपना कोर बिजनेस खुद ही छोड़ दिया, बस हमारे साथ पार्टनरशिप पाने के लिए। एपेक्स ग्रुप हमारा सबसे मजबूत सहयोगी बन गया। इंडस्ट्री एसोसिएशन ने नियमों में बदलाव किए। बौद्धिक संपदा का सम्मान और उचित पारिश्रमिक अब चार्टर के पहले पन्ने पर लिखा गया। मैं नए मुख्यालय की सबसे ऊपरी तंजिल पर खड़ा था और नीचे हजारों उत्साहित कर्मचारियों को देख रहा था। मेरा दिल असामान्य रूप से शांत था। बेनी दौड़कर आया, विक्टर, तुमने सिर्फ एक बिजनेस वॉर नहीं जीती, तुमने पूरे एक इंडस्ट्री को बदल दिया। अब तुम असली रूल मेकर हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं चाहता हूं कि जितने लोगों ने मेरी तरह मेहनत की है, उन्हें वो ईयर एंड बोनस मिले जिसके वो हकदार हैं। बेनी ने खुशी खुशी मुझे एक फाइनेंशियल रिपोर्ट थमा दी। विक्टर, ईयर एंड बोनस प्लान तैयार है। सबसे निचले टीयर की शुरुआत 1,50,000 से हो रही है। मैंने कहा, बढ़िया, सबको बता दो, जब तक एज़्योर टेक मौजूद है, मेहनती लोगों को कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। सूरज की रोशनी पूरे ऑफिस में फैल गई। मैंने दीवार पर लगी उस स्क्रीनशॉट को देखा, जिसमें उस पहली 6,800 रुपये की ट्रांसफ़र की रसीद थी। वो मेरी शुरुआत थी और मेरी हमेशा की चेतावनी। अंत में मैं वहीं लौटा जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। वही होटल, वही कमरा, यहाँ तक कि खाने के व्यंजन भी वही थे। लेकिन इस बार मैं मुख्य सीट पर बैठा था। सामने इंडस्ट्री के 100 सबसे शक्तिशाली सीईओ थे। सब खुलकर हंस रहे थे। वो पुरानी अजीब सी पूरी तरह गायब थी। आर्थर ने गिलास उठाया। उसका चेहरा खिला हुआ था। विक्टर, अगले साल के उस 10 बिलियन के कंप्यूटिंग सेंटर के लिए हम सब तुम पर ही भरोसा कर रहे हैं। मैंने कहा, टेंशन मत लो दोस्तों, जब तक विक्टर है, तुम्हारा काम मेरा काम है। कुछ देर बाद कई चक्कर लगाने के बाद मैं बहाने से बाथरूम गया और फिर होटल की बालकनी में अकेला आ गया। रात की हवा ठंडी थी। शहर की नियॉन लाइटें चमकदार थीं। मैंने बहुत पुराने ग्रुप चैट को खोला, जो काफ़ी समय से बंद पड़ा था। सारा और मार्कस अब वहाँ नहीं थे। उनकी जगह नए और ऊर्जावान युवाओं ने ले ली थी, जो उत्साह से अगले साल के टेक्निकल ब्रेकथ्रू पर चर्चा कर रहे थे। मैंने फ़ोन बंद किया और गहरी सांस ली।
₹6800 बोनस वाले कामगार से लेकर पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल करने वाले लीडर तक मैंने एक लंबा सफ़र तय किया और बहुत कुछ देखा। मैं वापस उस हलचल भरे दावत कक्ष की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, रोशनी चकाचौंध कर रही थी और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी।